हेलो, सरफराज कठियारी चैनल में आप सभी की खुशामदीद। दरअसल आज बात करने जा रहे हैं नेहरू, चीन और यूएनएससी। यूएनएससी मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसे हम लोग आमतौर पे वीटो पावर के कारण जानते हैं। दरअसल ये हमेशा संघ, बीजेपी या हिंदुत्ववादियों के द्वारा ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि भारत यूएनएससी का मेंबर बन सकता था और भारत के पास वीटो पावर हो सकता था। लेकिन नेहरू जी ने इस चीज़ों को रिजेक्ट कर दिया, जिसके कारण आज चीन वीटो पावर रखता है। ये दरअसल विवाद 2019 में बहुत ज़्यादा उछला, जो आज भी गाए बगाए लोग बोलते हैं। 2019 में जब फ्रांस ने यूएनएससी में एक रिजोल्यूशन पास रखा जिसके अनुसार मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया जाए, तब चीन ने इस चीज़ों को वीटो कर दिया। तो जिस पर राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया, जिस ट्वीट के बाद बीजेपी और आरएसएस से जुड़े लोग नेहरू पे टूट पड़े, क्योंकि राहुल गांधी के सिर्फ नाना ही नहीं बल्कि कांग्रेस अध्यक्ष भी थे और इन चीज़ों का जिम्मेदार नेहरू जी को घोषित करने की मुहिम बीजेपी की तरफ से चालू हो गई। इसमें रविशंकर प्रसाद, अरुण जेटली और सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। अब आप सुब्रमण्यम स्वामी के इस बाइट, जिसे भाषण कहना सही होगा, उसको सुनिए, फिर उस पर बाद में चर्चा करते हैं। Nehru India was offered the United Nations Security Council seat with a veto in 1950, and Jawaharlal Nehru said, no, it belongs to China. Who is he? On behalf of the people of India, we were offered on the basis that India is a large country, is a democracy, it has just overthrown colonialism, and out of admiration, the Americans offer you the seat which was vacated by China because it became communist. Communists didn't want to be at that time in the UN, and then we were offered, and we said no, it belongs to China. I should persuade China to join. I think Nehru has committed so many blunders that either he is stupid or he is a traitor. These are the only two things I would say about Nehru. Nehru is a poison in our system which we should exorcise out. He has wrecked our future. He has saddled us with problems. सुब्रमण्यम स्वामी की इस बात को सुनकर लोगों को हंसी भी आएगी। हंसी इसलिए आएगी कि वो खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। एक तरफ सुब्रमण्यम स्वामी बोल रहे हैं कि यूएस ने ऑफर दिया था क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेसी है और वो कम्युनिस्ट सरकार को नहीं चाहती थी। उनके अनुसार कम्युनिस्ट कंट्री होने के कारण चीन को यूएनएससी से खारिज जा चुका था। तो पहली बात, ये फैक्चुअल एरर है। चीन 1945 से ही लगातार यूएनएससी का मेंबर है, लेकिन यह विवाद उस समय उठा था जबकि चीन में सिविल वॉर के बाद मेनलैंड चाइना पर पीआरसी ने कब्जा कर लिया था और उसके पहले आरओसी का कब्जा था, जिसका मुखिया चियांग kai shek थे, जो कि सिविल वॉर में हारने के बाद ताइवान, जिसे फार्मोसा कहा जाता था, वहां पे शिफ्ट हो गए थे। तो एक विवाद की स्थिति बन गई थी कि अब चीन पीआरसी रिप्रेजेंट करेगा या आरओसी करेगा। और दूसरी चीजें कह रहे हैं डेमोक्रेसी के कारण, और पूछ रहे हैं, सवाल उठा रहे, हु इज नेहरू टू रिजेक्ट और सब्जेक्ट ऑफर। तो पहला बात है कि ये रिजेक्ट ऑफर जो था एक काइंड ऑफ इनफॉर्मल था, और दूसरी बात कि डेमोक्रेसी में हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जिसे जनता चुनती है, उसको एक अधिकार होता है कि वो किसी चीजों पर डिसाइड कर सके। यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। इसी खूबसूरती के कारण यूएस ने ऑफर दिया, जो कि सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं। तो वो एक तरफ कह रहे हैं क्या कि इंडिया के डेमोक्रेसी के कारण, और दूसरी तरफ ये सवाल उठा रहे हैं नेहरू जी क्यों। तो नेहरू स्वामी जी, आप शांति से डेमोक्रेसी के बारे में समझिए, कहीं ना कहीं आप गलत हैं। जब चीन का सिविल वॉर खत्म हुआ तो पीआरसी ने जब मेनलैंड चाइना पर कब्जा कर लिया तो एक बहुत बड़ी विवाद की स्थिति आ गई। एक तरफ कम्युनिस्ट ब्लॉक था, दूसरी तरफ यूएस के अंतर्गत मातहत एक दूसरा ब्लॉक था जो कि कैपिटलिस्ट कंट्री का ब्लॉक था, और चियांग kai shek कैपिटलिस्ट टाइप की विचारधारा के थे, जिसके कारण यूएस और उसके एलाई चाहते थे कि चीन को यूएनएससी में चियांग kai shek रिप्रेजेंट करे, क्योंकि वो पहले से रिप्रेजेंट करते आ रहा है। जबकि रशिया और जो यूएसएसआर और उसके बाकी इत्तेहादी जो कंट्री थे, वो चाहते थे कि चीन को
मेनलैंड चाइना को कब्जा कर चुका पीआरसी रिप्रेजेंट करे। इस विवाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए। इस विवाद का इतना असर था कि यूएसएसआर ने यूएनएससी के मीटिंग्स को रिजेक्ट कर दिया। वो यूएनएससी के मीटिंग्स पे जाना बंद कर दिया। इस बंद के दौरान ही जब कोरिया वॉर के दरमियान नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का जो विवाद चल रहा था, यूएस को एक फ़ायदा मिला कि वो बिना वीटो के वो अपनी रिजोल्यूशन पास कर सका और यूएनएससी रिजोल्यूशन पास हो सका और यूएस के और बाकी कई देश नॉर्थ कोरिया के खिलाफ साउथ कोरिया की तरफ से जा सके। तो जब इसकी ये बहुत ही हाइट का समय था, ये कोल्ड वॉर जस्ट शुरू हुआ था, जिसमें एक रशियन ब्लॉक ने वॉर्सो पैक्ट बना लिया और नाटो पहले उसके बन चुका था। जब इंडिया को जिसने ऑफर दिया तो इससे यूएसएसआर और कम्युनिस्ट ब्लॉक पे कहीं ना कहीं एक अनजाना दबाव पड़ा, जिसके कारण वो आया। क्योंकि यूएसएसआर को लगा कि अगर हम इस यूएनएससी का बहिष्कार कर देंगे तो हो सकता है कि यूएस ने चाइना के आईसेक से ये बात कर सका है और वो वीटो नहीं लगाएगा और चीन को यूएनएससी से सीट से खारिज कर इंडिया को किया जा सकेगा। वैसे ये एक एजम्पशन है, क्योंकि जहां तक किसी भी देश को लग सकता है कि वो पीआरसी और आरओसी के मुद्दे पर लड़ाई में आरओसी कभी इस चीज़ों को सेक्रीफाइस नहीं करता, क्योंकि उसमें भी नेशनलिज्म था, जो कि नेशनलिज्म हम मंगोलिया के मुद्दे पर देखते हैं क्या कि यूएस के लाख दबाव के बावजूद आरओसी उस समय मंगोलिया को नहीं एक्सेप्ट किया। जबकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय यूएसएसआर और यूएसए के बीच में एक समझौता हुआ था कि जब अगर जापान हारेगा तो मंगोलिया को हम रिकॉग्नाइज करेंगे। और यहाँ तक कि 1962 वॉर के दरमियान जब भारत और चीन के बीच में जंग चल रही थी, तो भी जो कि इस घटना के बाद थी, तो भी जो चीन के अप्रोच जो पीआरसी के मातहत थी उसको एक्सेप्ट करते हुए आरओसी ने कहा कि भारत एग्रेसर है और ये जो इलाका है ये दरअसल चीन का हिस्सा है। तो इस दरमियान हम कह सकते हैं क्या कि पीआरसी इस चीज़ों और आरओसी के मुद्दे पे जो जंग थी इसके दरमियान वो अमेरिका के इस ऑफर को नहीं कबूलता। लेकिन ये इतना आसान बात नहीं है। दरअसल इस सवाल पर 1955 में भी एक सवाल पूछा गया था हमारे लोकसभा में। दरअसल जे.एन. पारेख ने 27 सितंबर 1955 में एक सवाल पूछा नेहरू जी से, क्या कि भारत को यूएनएससी में परमानेंट सीट के लिए कोई ऑफर मिला है? तो नेहरू जी ने इस चीज़ों को सिरे से इनकार करते हुए कहा कि ऐसा कोई भी ऑफर चाहे फॉर्मल या इनफॉर्मल नहीं मिला है और जो अपुष्ट खबरें न्यूज़ में आ रही है वो बेसलेस है और यूएनएससी में जो भी कोई भी बदलाव होगा तो उसका एक प्रोसेस है जो प्रोसेस के बिना नहीं हो सकता और इस तरह से सिंपल वे में नहीं हो सकता, जो कि नेहरू जी साफ सही कहे। लेकिन उन्होंने एक तरह से कहा कि ऐसा कोई भी ऑफर नहीं आया है। और दूसरी तरफ उन्होंने जो एक लेटर लिखा था जिसमें जो कि मुख्यमंत्रियों के नाम में लिखा था, उसमें इन चीज़ों को कहा था कि यूएस की तरफ से एक ऐसा ऑफर आया जो कि पब्लिश भी हो चुका है। तो एक तरह से देखा जाए तो नेहरू जी खुद को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हैं। तो लेकिन अगर दूसरी तरह से देखा जाए तो नेहरू जी ने कोई भी झूठ नहीं बोला था। झूठ इसलिए नहीं बोला था क्योंकि वो इनफॉर्मल भी तब कहा जाता है जबकि कोई ओहदेदार से हो, जबकि ये जो ऑफर आया था वो एक सीनेटर्स के तौर पे आया था। तो इसका कारण नेहरू जी ने इस चीज़ों को टेक्निकली पूरी तरह से सही कहा। लेकिन इन चीज़ों के कारण भारत को भी बहुत सारी गेन हुई। भारत को ये गेन हुई कि 1947 के बाद जब भारत आज़ाद हुआ उसी के कुछ वर्षों के बाद भारत को यूएनएससी में परमानेंट सीट के ओहदेदार के तौर पे देखा जाने लगा और उस पर चर्चा होने लगी, जबकि उस समय इस तरह की कोई भी चीज़ें नहीं थी। जिसके कारण बाद में रशिया ने भी 1955 में बुल्गानिन जो प्रीमियर थे उन्होंने कहा कि भारत को छठे देश के तौर पर यूएनएससी का मेंबर के तौर पे लिया जा सकता है। ये एक भारत की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत थी। लेकिन वाकई ऐसा ऑफर आया था जो कि विजया लक्ष्मी और नेहरू जी की लेटर्स के बीच में भी दिख सकता है। तो मतलब ये दो चीज़ें जो दर्शाती है कि ऐसा ऑफर आया था, लेकिन नेहरू जी ने बहुत सारी चीज़ों के कारण इस चीज़ों को रिजेक्ट किया क्योंकि ये पॉसिबल नहीं था। और इसका
भारत के पड़ोसी देश के साथ संबंध तो एक गड़बड़ाता ही गड़बड़ाता, दूसरी तरफ रशिया से भी गड़बड़ाता। और क्योंकि इस इलाके में रशिया और चीन बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली भारत को नुकसान होता। और इस चीज़ों को रिजेक्ट करके कहीं ना कहीं उन्होंने जो बाद में बुल्गानिन से जो समर्थन लिया, वो भी उनको एक फ़ायदे के तौर पे मिला। इन चीज़ों को रखकर हमारे इंटेलेक्चुअल्स तरह तरह के आर्टिकल्स लेके, जिसमें शशि थरूर जो कि यूएन में हमारे एक मेंबर भी ओहदेदार रह चुके हैं, उन्होंने भी अपनी किताब में लिखा, जिससे कि भारत के यूएनएससी में जो परमानेंट सीट का जो ऑफ था, उसका एक चर्चा में एक पॉजिटिव पॉइंट आ रहा था। लेकिन जब कांग्रेस पर बीजेपी ने कब्जा हमला किया, तो इससे कहीं ना कहीं भारत के नेशनल इंटरेस्ट को नुकसान हुआ। वो नुकसान इस तरह हुआ कि कांग्रेस डिफेंसिव में आ गई, कांग्रेस की लेगेसी डिफेंसिव में आ गई। वो अगर इस चीज़ों को कबूलता तो कहीं ना कहीं नुकसान होता और नेहरू जी पे सवाल होता कि नेहरू जी, जो कि एक डिबेट के तौर पे भारत को फायदा देने के लिए कांग्रेस ने इस चीज़ों को शशि थरूर और बाकी इंटेलेक्चुअल्स उठा रहे थे, ताकि एक हवा बने या एक माहौल बने कि भारत के लिए जो यूएनएससी का सीट्स, ये कोई नया मुद्दा नहीं है। 1949-50 से ही जो होता ना, यूएसएसआर और बाकी लोग इस पर सहमत थे। और चीन पे भी दबाव बनता कि देखिए आपके लिए जो होता है क्या कि भारत ने अपने परमानेंट मेंबर को रिजेक्ट कर दिया। वो एक हवा हो गई जो अल्टीमेटली भारत को कहीं ना कहीं नुकसानदेह हो सकता है क्या ये हुआ ही। इस तरह से हम देखते हैं कि बीजेपी अपनी पीटी पॉलिटिक्स के कारण नेहरू जी पर अटैक कर, जो कि वो जानती थी क्या कि ऐसा संभव नहीं था, क्योंकि इतना सबको पता है क्या कि यूएन चार्टर में जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक भारत या कोई भी देश परमानेंट मेंबर नहीं बन सकता है। वरना ये बीजेपी के वाजपेयी या मोदी क्यों नहीं करा सके। तो इस पीटी पॉलिटिक्स के कारण कहीं ना कहीं भारत के नेशनल इंटरेस्ट को और जो डिबेट जो क्रिएट करने की कोशिश हो रही थी कि ये बहुत पहले से भारत के यूएनएससी के वीटो पावर पर सहमति थी, उस पर चोट पहुंचाया। तो इस वीडियो में हमने देखा क्या कि नेहरू जी और ने क्या वाकई उनको ऑफर मिला था, नहीं मिला था, कांग्रेस ने क्या बोला, बीजेपी ने क्या बोला, कांग्रेस ने क्या छुपाया, यूएस ने क्यों कहा, यूएस को क्या फ़ायदा मिला, भारत ने रिजेक्ट क्यों किया, भारत को रिजेक्ट करने के बाद भी क्या फ़ायदा मिला, ये कुल बात हुई। लेकिन अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि चीन की तरफ से पीआरसी कब से सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बना, और क्या चीन जिसे पीआरसी कहते हैं वो उसका वीटो पावर सीज हो सकता है, या सीज हो सकता है तो कैसे हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये लीगली होगा या नहीं होगा, या पॉसिबल है। इन चीज़ों पे अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू लेटर।